एवरीवन, दिस इज मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे भारत की मृदा। मृदा भारतीय किसान की अमूल्य संपदा है। इस पर देश का संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान, इंग्लिश में पेडोलॉजी कहते हैं। मृदायन पेडोजिनीस एक जटिल तथा निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मृदा का वर्गीकरण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की। तो कितनी प्रकार की मिट्टियों की पहचान की? 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियों की, तथा 27 गौर प्रकार की मिट्टियों की पहचान की। तो अब हम देख लेते हैं कि ये 8 प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों, पंजाब से असम, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती हैं। तो ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर भारत के विशाल मैदानों में, पंजाब से असम तक, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों तथा केरल के तटवर्ती भागों में जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यह मिट्टी देश के 43.4% मतलब 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। तो यह मिट्टी कैसे बनती है? नदियों द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थों से बनती है। और भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और यह कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो 43.4% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत बाद के मैदान की काप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है। और जो जलोढ़ मिट्टी की काप को स्थानीय रूप से जो खादर जो नई मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं। और जो पुरानी काप के अपरदन से जो अप्रभावित होती है उसे हम बांगर कहते हैं। इसमें पोटास एवं कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और इसमें पोटास और कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, तिलहन, गन्ना, दलहन आदि की खेती के लिए उत्तम है। और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? तो वह है धान, गेहूं, तिलहन, गन्ना, दलहन इत्यादि। फिर देख लेते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का विकास महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है। तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। और इसका निर्माण लावा के अपक्षय से होता है। इन्हें स्थानीय रूप से रेगुर या काली कपास की मिट्टी कहा जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है। ये मिट्टियाँ लौह तत्व कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती हैं। तो इस मिट्टी में कौन कौन से तत्व की प्रधानता होती है? तो वो है कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। और इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, अतः यह मिट्टी ज़्यादा समय तक नमी बनाए रख सकती है। जो गीली होने पर चिपचिपी एवं सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसमें अब नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो इसीलिए इसमें उर्वरता भी अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी कपास, तूर, तंबाकू, मोटे अनाज, अलसी आदि की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। तो इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? तो कपास की है मुख्य फसल, जो कि काली मिट्टी में उगाई जाती है। और इसीलिए इसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और तूर, तंबाकू और मोटे अनाज के लिए यह मिट्टी उपयुक्त रहती है। फिर देख लेते हैं लाल मिट्टी। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में पाई जाती है।
तो इस मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और झारखंड में। ये ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से बनी है। तो ये लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है और यह मिट्टी लाल होती है, देखने में हमको रेड कलर की लगती है। तो इसीलिए ये इसका रंग किसकी वजह से होता है? तो लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लौह तत्व एल्युमिनियम तथा चूना अधिक होता है। तो इस मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता होती है एल्युमिनियम की और चूने की, किंतु जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह बाजरे जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त होती है। फिर देख लेते हैं लैटेराइट मिट्टी। भारत में यह मिट्टी केरल, महाराष्ट्र, असम तथा मेघालय, पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? केरल में, महाराष्ट्र में, असम में तथा मेघालय पठार पर तथा पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पे। इनका स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर ये कोमल एवं सूखने पर कठोर हो जाती हैं। मिट्टियाँ लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। जो लैटेराइट मिट्टी होती है इसमें लौह और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, किंतु इनमें नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना एवं जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। इनकी उर्वरता कम होती है, किंतु यह मिट्टी ज़्यादा उर्वरक नहीं होती है, किंतु उर्वरक के रूप में के प्रयोग से इनमें काजू आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। फिर पर्वतीय मिट्टी देख लेते हैं। यह मुख्यतः हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मिट्टी पर्वतों पर पाई जाती है। इसमें जीवाश्म की अधिकता एवं पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वो जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है, पोटास की अधिकता पाई जाती है और फास्फोरस तथा चूने की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी चाय, कहवा, मसाला तथा फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो यह मिट्टी किसके लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त है? चाय और कहवा, मसाला तथा फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अब देख लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में है। यह बजरी युक्त मिट्टी है जिनमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी, तो इसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है। इनमें केवल मिलेट, बाजरा, ज्वार तथा मोटे अनाज ही उगाए जा सकते हैं। फिर देख लेते हैं पीट एवं दलदली मृदा। यह मृदा वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अतः यह मृदा कहाँ पाई जाती है? जहाँ वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है वहाँ पे पीट या दलदली मृदा पाई जाती है। ये मिट्टियाँ काली, भारी एवं अत्यधिक अम्लीय होती हैं। यह मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है तथा धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये मिट्टी केरल तथा तमिलनाडु में मिलती है। फिर लिख देते हैं लवणीय एवं क्षारीय मृदा। ये मिट्टियाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार के शुष्क भागों में पाई जाती है। जो लवणीय और क्षारीय मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार में। ये रेह, कल्लर, ऊसर, राथर, थूर, चौपन आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है। तो इसके मतलब कि हर कुछ स्थानों में भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, राथर, थूर और चौपन। इनमें चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो इनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? तो वो है चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना तथा तंबाकू। यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के थोड़े से भाग में जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इधर मरुस्थलीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी यहाँ
उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी यहाँ झारखंड से केरल तक पाई जाती है और यहाँ पश्चिमी घाट पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और लाल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे भी लाल मिट्टी पाई जाती है पूर्वी भारत में। और यहाँ जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और ये महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के थोड़े से हिस्से पर काली मिट्टी पाई जाती है। हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? A4, B5, C6 या D8। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने मुख्य वर्ग हैं? यहाँ पे मुख्य वर्ग पूछे गए हैं। A2, B3, C4 या D5। तो C4 राइट ऑप्शन ये होगा। प्रश्न नंबर 3, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? A लाल, B काली, C जलोढ़, D लेटेराइट। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ जो कि 43.4 पर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? A जलोढ़, B काली, C लाल, D लेटेराइट। तो भारत के सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मीन्स घटता हुआ क्रम। तो जो सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती होगी उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। A जलोढ़ काली लाल लेटेराइट, B जलोढ़ लाल काली लेटेराइट या C लाल जलोढ़ काली लेटेराइट या फिर D काली जलोढ़ लाल लेटेराइट। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के क्षेत्रफल पर ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें से A या B में से एक होगा। फिर हमें दूसरे नंबर पर देख लेना है। तो दूसरे नंबर पे आती है लाल मिट्टी, फिर तीसरे नंबर पे आती है काली मिट्टी, फिर चौथे नंबर पर आती है लेटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है A जलवायु एवं संरचना की विविधता, B संरचना एवं उच्चावच की विविधता या फिर C जलवायु एवं उच्चावच की विविधता या फिर D जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 7, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। मतलब कि तटीय मैदानों में और उत्तर भारत में के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? A जलोढ़, B रूज, C काली या फिर D लाल। तो ये है जलोढ़ मृदा। प्रश्न नंबर 8, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? A खादर, B बांगर, C कल्लर, D रोगुर। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? A खादर, B बांगर, C कल्लर, D रेगुर। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यता कैसे बनी है? A तलावचन से, B तलोचन से, C स्वस्थानीय अपचयन द्वारा या फिर D अपवर्तन द्वारा। तो भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यता तलोचन से बनी है। प्रश्न नंबर 11, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितने नीचे है? मतलब A 600 मीटर, B 6000 मीटर, C 800 मीटर या फिर D 100 मीटर। तो ये 600 मीटर नीचे है लगभग। प्रश्न नंबर 12, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है।
ए बांगर, बी खादर, सी कल्लर या फिर डी रेगुर। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी या फिर सी जलोढ़ मिट्टी या फिर डी लैटेराइट मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मिट्टी उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 14, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ए भांवर, बी बांगर, सी खादर या फिर डी तराई। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। प्रश्न नंबर 15, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? ए 20, बी 24, सी 29% या फिर डी 33%। तो भारत में समस्त स्थल भाग का 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। प्रश्न नंबर 16, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ए रे, बी कलर, सी रेगुर या फिर डी दोमट। तो जब जलोढ़ मिट्टी में बालू के कणों और चीकों की मात्रा बराबर होती है लगभग, तो उसे दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? ए लैटेराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी क्षारीय मिट्टी या डी बलुई मिट्टी। तो ये है काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी लैटेराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 19, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी या डी लैटेराइट मिट्टी। तो ये है काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 20, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी लैटेराइट मिट्टी। तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।